चलो ठीक है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लक्षित शनिवार के तहत कौन सा टॉपिक है? तो आज है टॉपिक वायु प्रदूषण से बचाव, जल एवं भूमि संरक्षण, है ना? ये मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम के तहत आता है और प्रत्येक शनिवार को रखा गया बैग सैटरडे, ताकि हम किताब कॉपी नहीं ले जाए। शनिवार को हम कुछ अपने पर्यावरण से संबंधित, अपने जीवन से संबंधित या घटना दुर्घटना के बारे में हमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सके। जितना और शिक्षा से जुड़ा हुआ जितना भी एक्टिविटी है, यानी पढ़ाई से हट के जितना भी एक्टिविटी है, उसके ऊपर प्रत्येक शनिवार को सरकार कर रहा है कि बच्चों को रूबरू करवाइए, जिसमें आज सुरक्षित शनिवार के तहत वायु प्रदूषण से बचाव, जल एवं भूमि संरक्षण, है ना? अब देखिए, आखिर वायु प्रदूषण जो होती है, वायु प्रदूषण से सरकार बचने के लिए या हम लोगों को वायु प्रदूषण से क्यों बचना चाहिए? क्यों बचना चाहिए? ताकि देखिए वायु, हम बताइए तो हम श्वास के बिना जीवित रह सकते हैं? नहीं। श्वास में हम लोगों को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। यदि यही ऑक्सीजन प्रदूषित हो जाए, यही ऑक्सीजन प्रदूषित हो जाए, क्या हम लोग जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। अब देखिए, अभी बढ़ते हुए औद्योगिकरण, कल कारखाने अधिक से अधिक मात्रा में लगाई जा रही है, जिसके लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे की कटाई हो रही है ना? पेड़ पौधे और ये बढ़ती हुई औद्योगिकरण में जो भी फैक्ट्री का निर्माण होता है, फैक्ट्री से और चिमनियों से विभिन्न प्रकार के जहरीले गैस निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? विभिन्न प्रकार के जहरीले गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, विभिन्न प्रकार की जो हमारे वातावरण में मिलकर गैसों को जहरीला कर देता है कि नहीं कर देता है? अगर गैस जहरीला हो गया तब हम श्वास लेंगे तो हम जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जब हम वही जहरीला गैस श्वास लेंगे विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होंगी, जैसे श्वास संबंधी बीमारियां, अस्थमा, दमा। आप लोग देखते हैं लोग घर में कि कोई व्यक्ति को श्वास लेने में कठिनाई होती है, दमा कैसे होता है ना? वही श्वास संबंधित बीमारी है। और देखिए, मेरी खुली आंख है ना? यदि खुला आंख है, हमारे वायुमंडल में क्या आंख में हवा जाता है कि नहीं जाता है? आंख में हवा जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। अब हवा यदि विषैला हो जाए, वही आंख में वही हवा जाएगा, तो क्या हमारे आंख को खराब करेगा कि नहीं करेगा? तो हमारे आंख में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होगी। क्या होगी? मोतियाबिंद हो जाएगा। मोतियाबिंद हो जाएगा। आंख से कम दिखाई पड़ने लगेगा। उसके लिए फिर दिखने लगेगा, कम उम्र में ही हमारा आंख बढ़ जाएगा। तो समझ रहे हैं वायु प्रदूषण से कितना प्रकार की बीमारियां होती है, समझ रहे हैं ना? तो क्या हमें वायु प्रदूषण से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वायु प्रदूषण से बचने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को लगाना जरूरी है, ताकि पेड़ पौधे लगाने से जहरीली गैस जैसे कार्बन से संबंधित जितनी भी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधे लेकर अपना भोजन बना लेंगे और हम लोगों के लिए शुद्ध वायु ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ेंगे ना? जिसका उपयोग हम श्वास लेने में करते हैं और वायुमंडल शुद्ध रहता है ना? इसीलिए हमें वायु प्रदूषण को रोकना चाहिए और बेवजह बिना काम का हमें गाड़ियां नहीं चलाना चाहिए। क्या गाड़ी चलाने से, पेट्रोल के जलने से, डीजल के जलने से धुआं निकलती है ना? उससे बचने के लिए हमें कम से कम गाड़ी चलाएं, और गाड़ी चलाएं तो ऐसा गाड़ी चलाएं जो जिसका इंजन ठीक ठाक हो, जिससे कम धुआं निकले। अभी देखते हैं किसी इंजन से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, तो वो इंजन हमारे वातावरण के लिए प्रदूषण का काम करता है। उससे बचना चाहिए। यदि खराब है तो उसे नहीं चलाइए, खराब है तो उसे ठीक करवा लेना चाहिए, तब चलाना चाहिए, है ना? इसीलिए और भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे वायु प्रदूषण से प्लास्टिक जैसी समस्या जिसको जलाने से अधिक कार्बन उत्पन्न होती है, उसको जलाने से बचना चाहिए। कूड़ा कचरा को जलाने के बजाय हमें उसे मिट्टी के अंदर दफनाना चाहिए, ताकि हमारा वायुमंडल स्वच्छ रहे। नहीं तो कूड़ा कारखाना जलने से, टायर के जलने से, पन्नी के जलने से वातावरण में बहुत मात्रा में कार्बन निकलता है ना? और वही कार्बन और चिमनियों से निकलता है कार्बन, तो हमारा वायुमंडल में वायु प्रदूषण की समस्या बहुत स्तर पर बढ़ जाता है ना? इसके लिए सरकार ने एक सूचकांक लाया है,
एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक लाया है। वही सूचकांक के द्वारा सरकार के मापदंड है, प्रत्येक जगह की वायु की गुणवत्ता की जांच की जाती है, कहाँ की वायु शुद्ध है, कहाँ की वायु अशुद्ध है। हाँ, वही सूचकांक जब सरकार जारी करते हैं, एरिया वाइज, शहर वाइज जारी करते हैं, तो उसके अनुसार हमें देख कर मतलब जिस एरिया का AQI सबसे अधिक हो उस एरिया में जाने से परहेज करना चाहिए। कुछ वर्षों पहले की बात है कि दिल्ली में इतना ज्यादा वायु प्रदूषण बढ़ गया था, इतना ज्यादा वायु प्रदूषण बढ़ गया था, वहां जाने के लिए वाहन चलाने के लिए एक नियम आ गया, इवेन ऑड नियम। इवेन ऑड नियम क्या था कि सम संख्या वाले जब तारीख आएगा ये वाहन चलेगी, विषम संख्या वाले तारीख आएगा ये वाहन चलेगी। यही वायु प्रदूषण से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के सारे सरकारें योजनाएं रहते हैं। अब समझ लो वायु प्रदूषण के बारे में। वायु प्रदूषण के साथ साथ इसका जल एवं भूमि संरक्षण, जल हमें क्यों बचाना चाहिए और भूमि का संरक्षण होने से हमें क्यों बचाना चाहिए। अब देखिए क्या जल के बगैर हम क्या रह पाएंगे? इसीलिए बोला जाता है जल ही जीवन है। बोला जाता है कि जल हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। जल के बगैर हम लोगों का जीवन संभव नहीं है। समझ रहे हैं? खाए पिए बगैर हम तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना रह सकते हैं, लेकिन जल के पिए बगैर हम नहीं रह सकते। जल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। और जल चक्र यानी जल बना रहे हमारे पृथ्वी पर, इसके लिए भी पेड़ पौधा का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि पेड़ पौधा है तो जल है, वायु स्वच्छ है, वायुमंडल स्वच्छ है कि नहीं है? हम बताए थे, आपके क्लास में बताए थे कि जल चक्र यानी वर्षा क्यों होती है, वर्षा में पेड़ पौधा भूमिका निभाता है कि नहीं निभाता है? जिस प्रकार हम डेगची में खाना बनाते हैं, चावल बनाते हैं, चावल जब बनाते हैं ढक्कन से ढक देते हैं, ढक्कन से ढकते हैं ना, वही ढक्कन से जब टेस्ट करने के लिए निकालते हैं कि चावल पका कि नहीं पका, उसको ढक्कन को हटाते हैं, तो उसके बाद देखते हैं तो ढक्कन के ऊपर भाप जमा हो रहता है ना। उसी प्रकार भाप पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जल का कण निकलता है कि नहीं निकलता है? और वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जो निकला हुआ जल है वायुमंडल में जाता है, और हम जानते हैं वायुमंडल के ऊपर जाने से तापमान में कमी आती है, और वही वायुमंडल में ऊपर जाकर वही जल के कण संघनित होकर बादल बना लेता है, फिर वही बादल बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरता है, फिर पृथ्वी को उसी तरह ऊपर गिरता है। अब आगे बात जल को संरक्षण कैसे कर सकते हैं। हम लोग जल पीते हैं तो मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर से निकाल पीते हैं, वो भूमिगत जल हुआ। क्या भूमिगत जल का स्तर बनाए रखना जरूरी है कि नहीं है? रखना जरूरी है। यदि भूमिगत जल का स्तर कम जाएगा, आज हम चापाकल 50, 60, 70 फीट नीचे गलाते हैं, पानी निकल जाता है, हो सकता है आने वाला 4-5 साल के बाद 120 फीट हम गलाएंगे चापाकल तो पानी नहीं निकलेगा। बाकी पानी जो निकलता भूमिगत जल ही है, तो भूमिगत जल बनाए रखने का बहुत बड़ा जरूरी है। उसके लिए बारिश का पानी हुआ उसको एकल गड्ढा में कर देंगे, जैसे हमारे छत के ऊपर से पानी आ रहा है उसको गड्ढा कर देंगे, कुआं कर देंगे, नाली बना के गड्ढा में, कुआं में, तालाब में गिरा देंगे, जिससे फिर वो मिट्टी के कणों के द्वारा रिसिस करके भूमिगत जल के रूप में चला जाएगा। भूमिगत जल में मेरा बचाना किया। साथ ही साथ जल को प्रदूषित होने से भी बचाना है, क्योंकि जल यदि हम प्रदूषित जल पीते हैं, फिर प्रदूषित जल पीने से भी बहुत प्रकार की बीमारियां होती है ना। इसलिए हमें प्रदूषित जल से भी बचना है। ज्यादा से ज्यादा आयरन युक्त जल यदि हो तो उससे भी बचना है, पीने से बचना है। आप जल को स्वच्छ रखने के लिए हम क्या करेंगे? जल में बेवजह कोई भी कल कारखाने से निकले हुए, फैक्ट्री से निकले हुए विषैले पदार्थ को जल में डाल देते हैं, गंगा में डाल देते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। इसलिए जल को सुरक्षित रखना और जल को बचाना भी हमारे लिए महत्व है, एकदम जरूरी है। अब भूमि संरक्षण, हम लोग खाते हैं, अनाज खाते हैं, आगे अनाज आया कहां से? भूमि में ही उपजाए हैं। भूमि में उपजाए कि नहीं उपजाए हैं? भूमि में हम अनाज उपजाए हैं, मक्का, गेहूं, चना, जौ, बाजरा, दलहन, सभी प्रकार के जितने भी अनाज हम लोगों को जरूरतमंद है, क्या हम मिट्टी में उपजाते हैं? अब बताइए, क्या आप लोगों को खाना नहीं देंगे, पोषक तत्व नहीं देंगे, विटामिन नहीं देंगे, क्या आप लोगों की वृद्धि होगी?
को भी बढ़ने के लिए और फलने फूलने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो वही मिट्टी में तो पोषक तत्व से मिलेगी कहाँ से? मिट्टी से मिलेगी। मिट्टी से मिलती है ना, तो मिट्टी से मिलती है। अब एक होता है कृत्रिम रूप से हम लोग बना लेते हैं, खाद को मिट्टी में डाल देते हैं। एक हम जैविक खाद होती है जो हमारे वायुमंडल का मित्र है, उससे हमारे वायुमंडल में किसी प्रकार की प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। होती है? नहीं होती है। अर्थात हमें जैविक खेती की ओर, जैविक खाद की ओर ध्यान देना चाहिए। अब कहा जाए मिट्टी के ऊपरी परत में ह्यूमस पाया जाता है, इस प्रकार का पोषक तत्व पाया जाता है। तो क्या यदि मिट्टी हम पूछते हैं पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं तो पतंग को बांध के कौन रखता है? बांध के डोरी रखता है, धागा रखता है। यदि धागा को काट देंगे पतंग कहाँ चला जाएगा? दूर चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम पेड़ पौधा लगाते हैं, मिट्टी में लगाते हैं, तो मिट्टी का जड़, पेड़ पौधों का जड़ मिट्टी में जाता है, मिट्टी में जाएगा। पेड़ पौधा के जड़ मिट्टी को बांध के रखता है। जहाँ जितना अधिक मात्रा में पेड़ पौधा होगा वहाँ का मिट्टी उतना उर्वरक होता है, उतना बंधे रहता है, मिट्टी का संरक्षण बहुत ही कम होता है। यानी मिट्टी का कटाव एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत कम जाता है। अर्थात हमें मिट्टी के संरक्षण के लिए पेड़ पौधों को लगाना जरूरत है कि नहीं है? पेड़ पौधा का लगाकर मिट्टी के संरक्षण को बचाना है, ताकि पेड़ पौधा रहेगा तो मिट्टी का पोषक तत्व बना रहेगा। पोषक तत्व बना रहेगा तो हमारे द्वारा विभिन्न प्रकार की फसलें जो उपजाई जाएगी, लहलहाएगी, अच्छी तरह से अच्छा उपज होगा, जिससे हम लोगों की भोजन से संबंधित जो भी आवश्यकताएं हो सब पूर्ति होता रहेगा। और पेड़ पौधा जैसे हम मॉक ड्रिल के जरिए दिखाए भी हैं कि जब पानी गिरता है, यदि पानी गिरता है तो पेड़ पौधों की मिट्टियां यदि पेड़ पौधा रहेंगे इसके जड़ मिट्टियां को बांधे रहेगा, जिससे मिट्टियां का संचरण बहुत कम होगा। यदि मान लेते हैं यहाँ से पेड़ पौधा को हटा दिए, मान लिए यहाँ से पेड़ पौधा को क्या किया? हटा दिए। अब क्या यहाँ बारिश होगी तो यहाँ का मिट्टी यही रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इस मिट्टी को बांध कर रखने वाला चीज यहाँ से खत्म हो गई है। क्योंकि यहाँ से मिट्टी को बांध कर रखने वाला चीज यहाँ से खत्म हो गई है। इसीलिए हम एक मॉक ड्रिल के जरिए दिखाएं कि पेड़ पौधे की जड़ मिट्टी को किस प्रकार बांधे रखता है। यदि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बारिश, पानी, नदियां, तालाब ये सब मिट्टी को बहा ले जाएगा। साथ ही साथ वहाँ की मिट्टी की उर्वरकता शक्ति भी कम हो जाएगी, जिससे फसलें उपजने में बहुत ही कम मात्रा में उपजेगी, दिक्कत होगी। इसीलिए हमें जल एवं भूमि का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है कि नहीं है? तो आज का सारा टॉपिक जो भी था स्वच्छ शनिवार के तहत आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके लिए हम कुछ विद्यार्थियों के द्वारा मॉक ड्रिल भी करवाए और फोटो भी बनवाए हैं, और साथ ही साथ देखिए आप लोगों को चित्र भी बहुत अच्छा लगेगा कि कितना अच्छा बच्चों ने चित्र बनाए हैं। ठीक इसी प्रकार फिर नेक्स्ट सैटरडे स्वच्छ शनिवार में जो टॉपिक होगी फिर हम लोग लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।